चलिए आज दिल्ली सल्तनत के उस पहले राजवंश की बात करते हैं जिसकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुलाम वंश की। गुलाम सुल्तान कैसे बन गए, ये सवाल इस पूरे वंश की कहानी का सार है। मामलूक या गुलाम वंश जिसने 1206 से 1290 तक हुकूमत की। देखिए, मामलूक शब्द का मतलब ही होता है किसी की मिल्कियत या संपत्ति। तो फिर कैसे कुछ लोग जो किसी की संपत्ति थे वो खुद बादशाह बन बैठे? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इस वंश के संस्थापक से, एक ऐसा इंसान जिसका सफर गुलामी से शुरू होकर सीधे सिंहासन तक पहुंचा। मतलब ये कोई मामूली बात नहीं थी, एक असाधारण सफर था ये। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी है। इसका सफर ना 3 हिस्सों में बटा था। सबसे पहले वो एक तुर्क गुलाम था जिसे महमूद खोरी ने खरीदा था। फिर अपनी वफादारी और हुनर के दम पर वो गौरी का सबसे भरोसेमंद जनरल बन गया। और आखिर में 1206 में जब गौरी की मौत हुई तो उसने मौके को पहचाना और खुद को आज़ाद शासक घोषित कर दिया। और बस यहीं से दिल्ली सल्तनत की बुनियाद पड़ी। अब देखिए, ऐबक का राज बहुत लंबा तो नहीं चला, सिर्फ 4 साल का। लेकिन इन 4 सालों में उसने काम बहुत बड़े बड़े किए। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अपनी दरियादिली के लिए वो इतना मशहूर था कि लोग उसे लाख बख्श कहने लगे, मतलब लाखों का दान देने वाला। और हाँ, दिल्ली की जो आज पहचान है, कुतुब मीनार, उसका काम भी उसी ने शुरू करवाया था। तो ऐबक ने तो नींव रख दी, लेकिन एक मजबूत इमारत बनाने का काम अभी बाकी था। सल्तनत को सही से जमाना, उसे एक मजबूत शक्ल देना, ये जिम्मेदारी आई उसके बाद आने वाले सुल्तान पर। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है। देखिए, सल्तनत का फाउंडर तो ऐबक था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सल्तनत का असली फाउंडर, उसके दामाद इल्तुतमिश को माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसी ने इस नई सल्तनत को एक मजबूत शक्ल दी, उसे ऑर्गेनाइज किया। सबसे बड़ा काम जो उसने किया वो था राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाना। अब इतना बड़ा साम्राज्य चलाना कोई आसान काम तो था नहीं। तो इल्तुतमिश ने अपनी ताकत को मजबूत करने और राजकाज में मदद के लिए एक बहुत होशियार कदम उठाया। उसने 40 सबसे ताकतवर और वफादार तुर्क सरदारों की एक टीम बनाई। इस टीम को नाम दिया गया तुर्क-ए-40। शुरू में तो ये सुल्तान के सलाहकारों की तरह काम करती थी, लेकिन यही 40 आगे चलकर इतनी पावरफुल हो गई, इतनी ज्यादा कि सुल्तान कौन बनेगा और कौन नहीं, ये भी वही तय करने लगी। इल्तुतमिश यही नहीं रुका, उसने एक और बहुत बड़ा और ज़रूरी काम किया। उसने सल्तनत की अपनी करेंसी शुरू की, एक स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी। किसी भी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उसने 2 तरह के सिक्के चलाए, एक था चांदी का टंका और दूसरा तांबे का जीतल। और इन्हीं सिक्कों ने सल्तनत के पूरे ट्रेड और कॉमर्स की बुनियाद रखी। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इल्तुतमिश ने अपने बाद गद्दी के लिए अपने बेटों को नहीं चुना। जानते हैं किसे चुना? अपनी बेटी को, रज़िया। सोचिए, उस जमाने में एक औरत को अपना वारिस बनाना कितनी बड़ी और कितनी आगे की सोच वाली बात रही होगी। और रज़िया सुल्तान ने निराश भी नहीं किया। उसका शासनकाल भले ही छोटा रहा, पर बहुत शानदार था। वो बहुत समझदार और इंसाफ पसंद शासक थी। आम लोगों में तो वो बहुत पॉपुलर थी, लेकिन वही तुर्क अमीर, खासकर वो 40 ग्रुप, उन्हें एक औरत का हुक्म मानना गवारा नहीं हुआ। और आखिरकार एक साजिश करके उन्होंने रज़िया को तख्त से हटा दिया। रज़िया के जाने के बाद तो मानो सल्तनत में अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक कमजोर सुल्तान आए जो सिर्फ उन अमीरों के हाथ की कठपुतली थे। फिर उसी 40 के बीच से एक आदमी निकला जिसने तय किया कि अब बस, और उसने सारी पावर अपने हाथ में ले ली। ये था गयासुद्दीन बलबन। बलबन को पता था कि सुल्तान की इज्जत वापस लानी होगी, तो उसने सुल्तान के पद को एक डिवाइन स्टेटस दे दिया, मतलब लगभग भगवान जैसा। वो खुद को ज़िल्ले इलाही कहता था, जिसका मतलब है जमीन पर अल्लाह की परछाई, ताकि किसी की हिम्मत ही ना हो उसकी ताकत को चैलेंज करने की। और बलबन का तरीका बहुत सख्त लेकिन असरदार। उसने दरबार में कड़े नियम लागू किए, जैसे सिजदा यानी सुल्तान के सामने घुटनों पर झुकना, और पैबोस मतलब सुल्तान के कदमों को चूमना। जिस 40 से वो खुद आया था, उसी 40 की ताकत को उसने जड़ से खत्म कर दिया।
और सल्तनत में अपना खौफ बनाए रखने के लिए एक तगड़ा जासूसी नेटवर्क बनाया और विद्रोहियों के लिए सख्त सजाएं रखीं। बलबन के इस आयरन फिस्ट रूल से सल्तनत में स्टेबिलिटी तो आ गई, लेकिन ये मजबूती सिर्फ बलबन तक ही थी। उसके बाद कोई ताकतवर वारिस नहीं था जो इसे संभाल पाता। बलबन के बाद गद्दी पर बैठा उसका पोता कैकुबाद, और वो एक बहुत ही कमजोर और ऐशो आराम में डूबा रहने वाला शासक निकला। नतीजा, साम्राज्य तेजी से बिखरने लगा। और फिर आया साल 1290। सेंट्रल अथॉरिटी एकदम कमजोर हो चुकी थी, और जब भी ऐसा होता है कोई नई ताकत उस खाली जगह को भरने जरूर आती है। इस बार वो ताकत थी खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी नाम के एक सरदार ने तख्त पर कब्जा कर लिया, और इसी के साथ गुलाम वंश का करीब 90 साल का राज खत्म हुआ और शुरुआत हुई खिलजी वंश की। तो अब सवाल ये उठता है कि गुलामों के बनाए इस राजवंश ने आखिर हमें दिया क्या? इनकी विरासत क्या थी? क्या छोड़ गई ये अपने पीछे? पहली चीज थी एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री। उन्होंने इक्तादारी सिस्टम जैसी व्यवस्था बनाई, मतलब सैनिकों को सैलरी की जगह जमीन देना, अपनी करेंसी चलाई, एक मजबूत जासूसी और न्याय का सिस्टम बनाया। और हाँ, एक बहुत बड़ा काम किया, भारत को मंगोलों के खतरनाक हमलों से बचाया। कमाल की बात यह है कि उनके बनाए कई सिस्टम तो सदियों तक चलते रहे। और फिर बात आती है आर्ट और कल्चर की। इस मामले में भी उनका योगदान जबरदस्त था। उन्होंने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की नींव रखी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कुतुब मीनार। अमीर खुसरो जैसे महान शायर और विद्वान उन्हीं के दौर में हुए। मतलब उन्होंने एक बिल्कुल नई कल्चरल विरासत को जन्म दिया। तो कुल मिलाकर 1206 में ऐबक की शुरुआत से लेकर 1290 में इसके खत्म होने तक ये पूरा दौर उतार चढ़ाव से भरा था। इल्तुतमिश का सल्तनत को जमाना, रजिया का चमकना और फिर बुझाना, बलबन का सख्त राज और आखिर में कमजोर वारिसों की वजह से इसका अंत। बहुत ही नाटकीय सफर था ये। तो आखिर में एक सवाल बचता है, इस गुलाम वंश की सबसे बड़ी विरासत क्या है? उनका बनाया हुआ मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसने आने वाले साम्राज्यों की नींव रखी, या फिर वो शानदार इमारतें जो आज भी दिल्ली की शान बनकर खड़ी हैं? सोचने वाली बात है ना?